हेलो स्टूडेंट, 11वीं क्लास में पहला चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। इसके अंदर सार्थक नियम, यथार्थता, परिशुद्धता, एसआई मात्रक, उनकी परिभाषाएं, वो सब है। देखो भाई, अब आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के कई नियम ये टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पढ़ा आपने, पहले भी पढ़ी हुई कहीं न कहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि द्रव्यमान का रहता है संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो मतलब नष्ट नहीं होता है, ना ही उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। तो वो नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। संगठन भी कह सकते हैं या अनुपात भी। तो स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम है कि यदि किसी यौगिक को हम एक से ज्यादा प्रकार की विधियों से प्राप्त करें तो उसके अंदर उपस्थित जो परमाणु हैं, उसके अंदर उपस्थित जो तत्व हैं, उनका जो द्रव्यमान है वो एक सरल अनुपात में है, वो उसी अनुपात में रहेगा, वो चेंज नहीं हो, चाहे उसे किसी भी विधि से हमने प्राप्त किया हो। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल माना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अंदर कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, तो एक कार्बन है 12 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 16, थोड़ा तो नहीं 32 अनुपात में है। अब इसे चाहे किसी विधि से, चाहे तो कार्बन के दहन से प्राप्त किया हो या फिर इसे कोई दूसरे अभिक्रिया से या पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से प्राप्त हुआ हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड यदि कहीं से प्राप्त हुआ है तो उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात क्या है 12:32 है। इसे और सरल के अंदर चेंज कर लेंगे, तो मान लीजिए और सरल अनुपात करें तो 6:16 हो गया, 3:8 हो गया, तो इनकी वो 3:8 के रूप में। तो ये जो अनुपात है ये स्थिर रहेगा, चाहे यौगिक है ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी विधि से हमने प्राप्त किया हो, ये चेंज नहीं हो। तो ये दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। अब तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। देखो, गुणित अनुपात का नियम क्या है कि मान लीजिए दो भिन्न भिन्न तत्व हैं और वो एक से ज्यादा प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है। दो तत्व हैं भिन्न भिन्न, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो बनाते हैं N2O, NO, N2O3, NO2, या उसे N2O40 कहते हैं, N2O5, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। दो धातु हैं जो एक से ज्यादा प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इसके अंदर यदि एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर है, जैसे नाइट्रोजन का है कि सभी में मान लीजिए नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम, तो एक तत्व का यदि द्रव्यमान स्थिर है, दूसरे तत्व के द्रव्यमान में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है और नए नए यौगिक बन रहे हैं, तो वो एक सरल अनुपात के अंदर ही आते हैं। ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन सभी मान लीजिए 14 ग्राम है, तो ऑक्सीजन एक में मान लीजिए 16 है, अगले में 32 है, इस तरह से 48 हो गया, दूसरे 64 हो गया, तो वो 1, 2, 3 अनुपात इस तरह एक सरल अनुपात के अंदर ही वो योग करते हैं और तभी यौगिकों का वो निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले, यहाँ NO के अंदर नाइट्रोजन है 14 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। NO के बाद एग्जाम्पल है हम NO2 का, NO2 का ले, नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो गया 32 ग्राम, फिर बढ़ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो किसके रूप में, सरल अनुपात में हुआ ना,
इसमें भाई यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ कितने 2, यानी कि 1:2 के अंदर ही हो। तो एक वो सरल अनुपात के अंदर ही योग करके नए योगी पाए। ऐसा नहीं है कि उनका जो अनुपात है वो भिन्न होगा, सरल नहीं हो पाएगा। तो सरल अनुपात के अंदर ही योग करते हैं, इसीलिए इसे गुण अनुपात का नियम कहते हैं। मतलब गुणा होते जाएंगे, मतलब एक धातु का द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा, दूसरे धातु का द्रव्यमान क्या होगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, नए यौगिक बढ़ते जाएंगे। और वो जब यौगिक बढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर उस तत्व के द्रव्यमान सरल अनुपात के अंदर ही प्राप्त होंगे, वो कहलाता है गुणित अनुपात का। ठीक है। अब उसके बाद चौथा जो नियम है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखो व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है कि इसके अंदर मान लीजिए 2 धातु हैं। यहाँ एग्जाम्पल लें हमें, एक तो है सल्फर और एक है ऑक्सीजन, कि 2 भिन्न भिन्न धातु है। किसी तीसरे धातु है जैसे हाइड्रोजन, कि 2 भिन्न भिन्न धातु किसी तीसरे धातु के साथ योग करके यौगिक बना, जैसे सल्फर यौगिक बना रहा है हाइड्रोजन के साथ H2, ऑक्सीजन यौगिक बना रहे हैं H2। ठीक है, ये 2 भिन्न भिन्न धातु किसी तीसरे धातु के साथ योग करके यौगिक बना रहे, और सल्फर ने बनाया H2S, ऑक्सीजन ने बनाया H2। किसके साथ योग किया है, हाइड्रोजन के साथ। सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ योग करके यौगिक बनाया H2। इसी तरह ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ योग करके बनाया H2। अब ये दोनों जब जुड़े हैं, सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो ये सरल अनुपात में जुड़े। यदि परमाणु का अनुपात देखें तो 2:1, इसी तरह ये भी एक 2:1 के अंदर जुड़ा। अब ये दोनों तत्व भी यदि आपस में जुड़ के यौगिक बनाएंगे तो उनका भी क्या होगा, एक सरल अनुपात ही प्राप्त होगा। जैसे ये दोनों यौगिक आपस में मिलकर यौगिक बनाए SO2, तो SO2 भी एक सरल अनुपात है, 1:2। तो ये कहलाएगा व्युत्क्रम अनुपात का, कि जब 2 भिन्न भिन्न धातु किसी तीसरे धातु के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों का जो अनुपात है वो सरल अनुपात रहता है। लेकिन यदि वो दोनों धातु भी आपस में योग कर यौगिक बनाए तो उनका भी अनुपात क्या होगा, एक सरल अनुपात ही प्राप्त। ये कहलाएगा व्युत्क्रम अनुपात का। अब 4 हो गए, उसके बाद एक और बचा 5वां, गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, गैलुसेक का नियम क्या है कि जो गैसें होती हैं वो गैसें आपस में एक सरल अनुपात में योग करती हैं। गैसें जो होती है आपस में एक सरल अनुपात के अंदर योग करती हैं, और उनसे जो यौगिक बनता है वो भी एक सरल अनुपात के अंदर ही बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ योग कर रही H2, या फिर क्लोरीन के साथ योग कर रही, जैसे मान लीजिए Cl2 से योग कर रही H2Cl2 के साथ, तो क्या बना रही है HCl। 1 मोल ये जुड़ेगी, 1 मोल ये जुड़ेगी, तो क्या बनाएगा 2 मोल HCl। अब ये 1:1 के अंदर योग कर रही है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, अनुपात। तो ये सभी क्या है, सरल अनुपात के अंदर ही। तो ये कहलाता है गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, जिसके अंदर है कि गैसें जो होती है वो निश्चित आयतन के अंदर ही योग करती है। जैसे मान लीजिए 1 मोल होता है, सबके बारे में बताएंगे। गैस जो होती है उनका 1 मोल का मान 22.7 लीटर होता है, बल्कि लीटर के अंदर मानेंगे यहाँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होती है वो 1 मोल ले लिया हमने, तो 2 मोल क्या बनाया उन्होंने, HCl बनाया। ठीक है, और इन्हें सरल करना चाहें तो इनकी यहाँ पे भाई 1 मोल HCl बन रहा है, आधा मोल Cl2, आधा मोल कौन काम में आ रही है, हाइड्रोजन काम में आ रही है। वही सरल अनुपात के अंदर योग है। तो 5 नियम है। पहला बताया द्रव्यमान संरक्षण का,
कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, कि यदि किसी यौगिक को एक से ज्यादा विधि से प्राप्त करेंगे तो उनके अंदर उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान होगा वो एक फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया हो वो चेंज नहीं होगा। जैसे CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है परसेंट है वो 3:8 के अंदर रहता है। कार्बन होता है 12 ग्राम तो 12 अनुपात है, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम तो 2 ऑक्सीजन 32 हो गए, तो 16:32 या 3:8 रहेगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी विधि से प्राप्त की गई। गुणित अनुपात का नियम, जब दो भिन्न यौगिक एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे, जिसमें एक धातु का द्रव्यमान तो क्या है स्थिर है, लेकिन दूसरे धातु का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है और नए नए यौगिक बन रहे हैं, तो उस धातु के जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात के रूप में ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 16 ग्राम, यहाँ 32 ग्राम, तो 1:2 के अंदर ही वो जुड़े हैं, और जब बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह बढ़ते जाएंगे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम का है कि जब दो मान लीजिए भिन्न भिन्न यौगिक जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, इन भिन्न यौगिक आपस में किसी तीसरे तत्व हाइड्रोजन के साथ मिलके यौगिक बना रहे, तो वो यौगिकों के अंदर परमाणुओं का जो अनुपात है वो सरल अनुपात है, तो वो दोनों आपस में जुड़ के भी यदि यौगिक बनाएंगे तो उनके भी परमाणुओं का अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात ही होगा, तो विक्रम अनुपात का नियम। गैस और सेका, गैस की आयतन संबंधी नियम, कि गैस से जब आपस में योग करती हैं तो एक सरल अनुपात में योग करती हैं, उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी सरल अनुपात के अंदर ही प्राप्त होता है। तो ये रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं। उसके बाद है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत हमें छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कि डाल्टन ने दिया कि जो अविभाज्य कण है किसी पदार्थ का, वह अविभाज्य कण जिसे और आगे विभाजित नहीं कर सकते वो कौन होता है, परमाणु होता है। तो डाल्टन का वो परमाणुवाद का सिद्धांत है जिसके अंदर उसने परमाणु की को समझाया है। अब उसने क्या क्या विधारणाएं दी, जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण है जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, पहली बात। और एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, कि मान लीजिए कोई भी तत्व है उसके सारे के सारे, अब मान लीजिए हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन है, धातु हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर जितने भी उसके परमाणु है वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, वो परिवर्तित नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। फिर दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं, जो अलग अलग तत्व होते हैं उनके परमाणु के गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक संयोजन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। 2 या 2 से अधिक परमाणु सरल अनुपात में संयोग करते हैं तब बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है, जिसे हम अणु भी कहते हैं। कि मान लीजिए 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में योग करेंगे तो एक निश्चित अनुपात के अंदर योग करेंगे और क्या बनाएंगे, वो अणु का निर्माण करेंगे, इसे यौगिक भी कहते हैं। अब ये तो है इसकी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणा है। उसके बाद में अलग अलग परमाणु सिद्धांत दिए गए और सिद्धांत अलग अलग परमाणु सिद्धांत दिए गए, तो पता लगा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण, अविभाज्य कण नहीं है, जबकि परमाणु को तो विभाजित किया जा सकता है, कि परमाणु के अपरमाणु कणों के अंदर विभाजित किया गया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के। तो बात वहां पे उसकी पहल हो गई कि परमाणु अविभाज्य कण, अविभाज्य नहीं उसे तो हम अपरमाणु कणों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। फिर बताया कि भाई एक जो धातु है उसके सभी परमाणु एक जैसे होते नहीं, कि कार्बन के 3 समस्थानिक
कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जबकि तीनों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। जबकि धातु तो कौन है, कार्बन ही है, तो उसके 3 अलग अलग समस्थानिक है, ठीक है। इसके अंदर इसका परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। एक का 12, एक का 13, एक का 14 है, तो उनके जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न गुण दर्शाते हैं, ये बात भी है। आप मान लीजिए दो अलग अलग धातु हैं, दो अलग अलग धातु हैं, तो उनके परमाणु के जो गुणधर्म होते हैं वो भिन्न भिन्न मिले। हाइड्रोजन का अलग मिलेगा, नाइट्रोजन का अलग मिलेगा, ऑक्सीजन का अलग मिलेगा, तो सभी के परमाणुओं के जो गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न मिलेंगे। लेकिन एक पढ़े जाते हैं संभारिक पढ़ते हैं। संभारिक क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भी होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या भार सेम होता है। यानी कि उनका जब परमाणु भार सेम है तो उनके गुणधर्म भी मैच करेंगे। जैसे आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, तीनों है, तो तीनों का भार 40-40 ग्राम, यानी कि इनके अंदर जब भार सेम है तो कुछ ना कुछ गुणधर्म भी इनके समान मिले, तो ये भी बात वहां पे फेल होती है। तो ये हो गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन के नियम हो गए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसकी क्या क्या कमियां रही, तो अगले जैसे जैसे परमाणु सिद्धांत आए तो वो उसकी कमियां रही। तो आज के लिए इतना ही बहुत।